आज से 10 साल पहले अगर मैं ये चीज बोलता तो शायद ही प्रीलिम्स जो है वो काफी प्रेडिक्टेबल नेचर का होता, बट आज के दिन द मैक्सिमम कंपटीशन वी आर विटनेसिंग इज एट द प्रीलिम स्टेज। ब्रिटिशर्स का क्लियरली था कि उनको वेलफेयर और डेवलपमेंट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स है जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, बट रियल में क्या है? रियल में एक इंसान के पास में एक ही डोमिसाइल है। वेस्ट बंगाल जो है वो अपना नाम बदलना चाहती है। प्रपोजल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर की तरफ जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं है, सिंपल तरीके से, सिंपल मेजोरिटी से ही पास करा दिया जा सकता है। हाउ कैन समवन लाइक आइंस्टीन भी आके इतना सारा याद नहीं रख सकता? तो आपको अपने आप एक लिमिट रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। तो आज हम इस नए सेशन में एक नए सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द सीरीज नेम इज QDNA। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे, व्हाट इज एक्चुअली QDNA? QDNA स्टैंड फॉर क्वेश्चन का डीएनए। इंपॉर्टेंट कैसे है? बिकॉज इस सीरीज के राउंड में हम टारगेट करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस पूरे एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करोगे, सो प्रीलिम्स के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, बट आज के दिन, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर मैं ये चीज बोलता तो शायद ही प्रीलिम्स जो है वो काफी प्रेडिक्टेबल नेचर का होता, बट आज के दिन द मैक्सिमम कंपटीशन वी आर विटनेसिंग इज एट द प्रीलिम स्टेज। द कंपटीशन आज मेन स्टेज पे काफी लेस हो चुका है एंड इंटरव्यू पे उससे लेस हो चुका है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आज के दिन जो है वो प्रीलिम स्टेज पे है। बट काफी टाइम आप लोगों ने हमेशा लोगों से सुना होगा कि जिन लोगों का प्रीलिम्स का नैक क्लियर होता है उनके नॉर्मली हर साल प्रीलिम्स क्लियर होते हैं, मतलब उनको कभी दिक्कत ऐसा फेस नहीं करना होता है। जिन्होंने एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया या 2 बार प्रीलिम्स किया, उनको मतलब लिटरली विथ लेस एफर्ट्स उनका जो है वो आउटपुट काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके अराउंड में हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में। QDNA सीरीज के अराउंड में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अविनीश है और इस एग्जाम में मैंने टोटल 6 अटेम्प्ट्स दी हैं, जिसमें एक्चुअली मैं 2 बार इंटरव्यू दे रखा है मैंने, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी 1 बार इंटरव्यू देने का मेरा सौभाग्य रहा है और इवन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इंटरेस्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन है। और कोई एग्जामिनेशन में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो ना हो, बट यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको हाईलाइट भी करना चाहूंगा कि 2 टाइम्स यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 2 दफा 2 टाइम्स आई हैव क्रॉस्ड 160 प्लस स्कोर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम माई स्कोर हैज बीन अराउंड 130 प्लस। सो ये चीज जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि जहां पे लोग जो है वो 80-90 में फंस जाते हैं, वहां पे ऐसा क्या चीज है जो मैं आराम से 130 या 160 के आसपास में ले जाता हूं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं, क्या वो लॉजिकल गेसिंग्स हैं या फिर कैलकुलेटेड रिस्क हैं जो मैंने लिए हैं, और वो मैं शायद आपको भी अगर ट्रांसफर कर पाऊं तो वही चीज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो एक्चुअली एक इंसान को कट ऑफ से कम 30 से 40 नंबर आगे लेके जा सके। क्योंकि अगर मैं वो चीज सिखा पाया तो आपके लिए वो जो अनप्रेडिक्टेबल, जहां पे मैक्सिमम कंपटीशन है, उसमें थोड़ी सी कंपटीशन आपके लिए कम हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज में हम समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं अपने सीसेट के भी स्कोर्स आपको बताऊं तो लास्ट 2025 में मेरे सीसेट के स्कोर जो है 133.25 थी। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से मैंने सीसेट को मैनेज किया। बिकॉज सीसेट को मैं अपना पर्सनली एक बहुत अच्छा एरिया नहीं समझता, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि जहां पे हमें 67 मार्क्स चाहिए वहां पे एक्चुअली जो स्कोर मेरा आया है 133.25 आया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां पे आज के दिन जब एग्जाम देके हम सब बाहर निकलते हैं तो हम 7 कोचिंग के आंसर की के साथ साथ हम यूपीएससी के भी आंसर की मिलाते हैं कि काश हम कट ऑफ के एटलीस्ट 1-2 नंबर आगे पीछे हों ताकि हम श्योरली एग्जाम दे सके। आपको ये चीज एश्योर कराने की बात है कि लिटरली अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है और इस सीरीज में बताई हुई चीजों को अच्छे से डिसिफर किया है तो माइंड माय वर्ड्स आप हमेशा एक एज पे रहोगे लोगों के कंपैरिजन में। आपको हमेशा एक एज रहेगा, कम से कम 20 नंबर का एज रहेगा, जिसके लिए सेफली आप समझ सकते हो कि क्या वो अलग चीज है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एस्पिरेंट को भी अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईएफएस में आपने सुना होगा एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके भी एक एग्जाम होती है जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के साथ ही कंडक्ट होती है। उसकी कट ऑफ जो है वो नॉर्मली 15 से 17 नंबर ज्यादा जाती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है जिसमें 15-17 नंबर एक्स्ट्रा जाती है,
तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर साल ये कंपटीशन और कट थ्रोट होने वाली है। जो आज के दिन ये सोच के बैठे कि 2026 के कंपैरिजन में 2027 इजी आने वाला है, वो अपने आप को फूल बना रहे और कुछ नहीं बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आपको यूपीएससी एक नॉच आगे जाने की बात कर रहा है, आप एक नॉच पीछे जाने की बात नहीं सोच सकते, ये इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के राउंड में चीजों को प्रेडिक्टेबल, आई वुड से लेस अनप्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करो। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप वो जो थीम्स है, वो जो लॉजिकल गेसिंग्स है, वो जो थीम्स है जिससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस बना रही है, उनको डिसफर कर पाते हो तो आपके लिए चीजें उतनी ही आसान हो जाती है। जब भी आप इस एग्जाम को और बेटर समझने की कोशिश करना चाहते हो तो आपके दिमाग में बस एक चीज आना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो एक एवरेज सिंसियर एस्पिरेंट करता है। तो आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए, सिलेबस सबके लिए सेम है। इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का दैट विल एक्चुअली सॉल्व द ऑल पजल इन फ्रंट ऑफ यू। बट सवाल आपके दिमाग में एक और आना चाहिए, ये सवाल कि एक्चुअली पीवाईक्यू के एक्सेस तो सबके पास में है। अगर सबके पास में पीवाईक्यू का एक्सेस है तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली पीवाईक्यू को जिस तरीके से देखना चाहिए, जिस तरीके से तोड़ना चाहिए, जिस तरीके से सीखना चाहिए उस पीवाईक्यू से, लोग वैसे नहीं सीखते और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम क्यू डीएनए सीरीज के अंदर में इसी की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन का प्रॉपर डीएनए तोड़ेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि इस क्वेश्चन के अराउंड में क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है और ये क्वेश्चंस के अराउंड में हमें एक्चुअली एक होमवर्क के तरीके से क्या करना चाहिए। सो नॉर्मली जो क्वेश्चन का जो क्वांटम होगा वो हर सीरीज में थोड़ा सा कम होगा ताकि हम जो है वो किसी भी क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस कर सके। ये हमारा एजेंडा होने वाला है क्यू एन ए सीरीज, जो क्यू डीएनए सीरीज है उसके अराउंड में। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो सीरीज है वो नॉर्मली अभी जीएस पेपर 1 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये वाले सेगमेंट उसके अराउंड में होंगे। सो शुरू करते हैं हम इस सीरीज को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। अगर आप अपने स्क्रीन पे जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊं, आप, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन की तरह आपके स्क्रीन पे आएगा, आपके चैनल पे आएगा, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आप पॉज बटन दबा के इस क्वेश्चन को पहले देखें और फिर उसके बाद अपना आंसर कोड करें और फिर अगेन रिज्यूम करें वीडियो को। सो अगर आप ये देख सकते हैं, यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में गवर्नमेंट ने रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर में कौन से रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर में रखे हैं। अब सवाल तो ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो पॉइंट यहां पे ये चीज है, आंसर बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ने एक और एग्जाम में, यूपीएससी के ही पुराने पीवाईक्यू में यह भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है कि डायरकी का कंसेप्ट कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आ चुका है। तो आपको यह भी चीज समझना होगा कि यूपीएससी के एक एग्जाम में, एक पीवाईक्यू में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि डायरकी का कंसेप्ट जो है वो कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखो कि किस लेवल की डेप्थ पे जा रहे हैं। वो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि उस जो डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट में आप देख रहे हो कि कैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, यही बाइफरकेशन के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, एक ब्रॉड क्वेश्चन, वो अब एक लेवल आगे जाके पूछ रहे कि रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में क्या है। सो क्वेश्चन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे बहुत बार पूछे गए हैं। सो एज ए सिंसियर एस्पिरेंट हमारा ये ओनस बनता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पूरी तरीके से पढ़ें। फर्स्ट थिंग तो हमें ये पढ़ना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज जो है वो हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि किस तरीके से इट इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको वहां पे जो लक्ष्मीकांत की पहली चैप्टर है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 1773 से लेके 1947 के बीच में जितने रेगुलेटिंग एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए हैं, आपको आइडियली उनके सारे के सारे प्रोविजंस पढ़ने चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इन एक्ट्स के अराउंड में आ रहे हैं, चाहे वो 1919 का एक्ट हो, 1909 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो। और अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, जो मैंने बार बार सिंसियर क्यों कोट कर रहा हूं, क्योंकि सिंसियर एस्पिरेंट जो है वो ये होमवर्क करके पहुंचेगा एग्जाम देने के लिए। तो एक सिंसियर एस्पिरेंट हमेशा से 1773 से 1947 के
हर एक प्रोविजन को अच्छे से पढ़ेगा, और लक्ष्मीकांत में ये एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट हाईलाइट किया है कि डायरकी का जो कंसेप्ट है वो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है कि कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरकी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी आर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। सो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, आप समझने की कोशिश करोगे कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो उस समय ब्रिटिशर्स थे उनका मेनली फोकस जो था वो रेगुलेटरी फंक्शंस पे था। रेगुलेटरी फंक्शंस, अब रेगुलेटरी फंक्शंस होते क्या हैं? तो रेगुलेटरी फंक्शंस दो होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड लैंड रेवेन्यू को जनरेट करना या रेवेन्यू को जनरेट करना। सो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जब मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका फोकस ही एग्जैक्टली रेगुलेटरी फंक्शंस को इंश्योर कराना था, और उसमें एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना और लैंड रेवेन्यू को जनरेट कराना, यही मेजर फंक्शंस थे जो उस टाइम पे ये लोग परफॉर्म करते थे। तो मेजरली क्या होगा कि जितने भी रेगुलेटरी रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो इसी के अंदर में आएंगे। रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं वो इसी के अंदर में आएंगे, जबकि जितने भी वेलफेयर फंक्शंस हैं, वेलफेयर और डेवलपमेंट फंक्शंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में आएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिशर का क्या लेना देना गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर वेलफेयर से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे आप दिमाग लगाओ तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप देखो, लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस आपको दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आपको दिख रहा है, एंड इवन आप ये देख सकते हो कि लैंड रेवेन्यू एक रेगुलेटरी फंक्शन है, वो भी यहां पे आपको दिख रहा है। एनी डे आपको एक चीज पता चल चुका है कि 1 2 3 4 लाइन से चारों के चारों ऑप्शंस कहीं पे नहीं है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि रेगुलेटरी फंक्शंस दो ही है, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रेवेन्यू। उस हिसाब से आपके आंसर डायरेक्टली आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हो, दैट इज 1 3 एंड 4। एंड आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि आराम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसका पार्ट है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट है रेदर देन रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट है। इसको और बेटर समझने के लिए आप समझ सकते हो कि यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बाद में कांग्रेस ने इलेक्शन करके जीता था, और इवन सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे लोग जो है वो मेयर बन के आते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्लियरली था कि उनको वेलफेयर और डेवलपमेंट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये बेसिक एनालॉजी पता होना चाहिए कि रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर आता है, उसको मेंटेन करना आता है, और उसके अंदर में लैंड रेवेन्यू जनरेट करने आता है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का काम है क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जबकि लैंड रेवेन्यू ऑब्वियस सी बात है, लैंड रेवेन्यू की बात हमने की है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बच गया? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पीरियड पे। उस टाइम पीरियड पे ऐसा लगता था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रही है, तो उनको एज इट इज रहने दो, उनको करने दो जो डेवलपमेंट का काम उनको करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए 360 डिग्री पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका 360 डिग्री एनालिसिस के लेवल पे अगर मैं आपको बात करूं, तो यू नीड टू आइडियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे यूपीएससी ने 5 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप पीवाईक्यू के हिसाब से जाओगे तो यूपीएससी ने 5 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको उसकी प्रोविजन तो एक्सप्लिसिटली पता होने ही चाहिए। बट एज ए सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट आई पर्सनली वांट कि आप जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत में, जिसमें 1773 से लेके 1947 के जो प्रोविजंस है उनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनके अराउंड में अगर कुछ अच्छी सी स्टडी कर लेते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत इज इनफ फॉर इट, तो आप एक एज पे रहोगे। आप लिटरली उन लोगों से एज पे रहोगे जो एक्चुअली बहुत सेलेक्टिव पढ़ के जाते हैं इस एग्जामिनेशन में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए दिखाता है कि किस तरीके से 2022 का पीवाईक्यू हमारे लिए एक टेस्टामेंट हो सकता है फ्यूचर के एमसीक्यूज लगाने के लिए या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाने के लिए। अगर हम मूव ऑन करते हैं आगे, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एक थीम का यूज किया और उस पे एक और क्वेश्चन बनाया। सो आप देख सकते हो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही पैटर्न करना है। आपको इस वीडियो को पॉज करना है। आपके सामने, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, इस वीडियो को पॉज करना है और इस वीडियो को पॉज करके आपको इसको 5 सेकंड या 10 सेकंड में जितना भी टाइम लग रहा है उसको बनाना है। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन इज अगेन इन द सेम थीम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब अगेन क्योंकि एक सिंसियर एस्पिरेंट की तरह मैंने जस्ट आपको बोला कि अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हो तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 1773 से 1947 में आप उसको पढ़ के जाओगे।
ठीक है। तो अब यहां है 1861 की बात करते हैं। 1861 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सेकंड इज इट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट। हमेशा एक और चीज ध्यान रखना है, कभी कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछ देता है, और हम इतने हेस्ट में रहते हैं, हम इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और बना बनाया क्वेश्चन भी हम गलत करके आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें जो है वो ठीक ऐसे होंगी जब आप चीजों को प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, it introduced the process of associating Indians with the law making process. This is correct statement. ये अगर आपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ा होगा तो उसके अंदर में आप ये चीज पहला पढ़ोगे कि पहली बार नॉन ऑफिशियल तरीके से 3-4 लोगों को एसोसिएट किया गया था लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और ये वही काउंसिल एक्ट है जो एक चीज लेके आती है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम। अब अगेन क्वेश्चन फ्यूचर में यूपीएससी ने यह भी पूछा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस काउंसिल एक्ट से आई है, तो आंसर इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसके राउंड में कि उस टाइम पे वायसराय कौन था, तो इट वाज लॉर्ड केनिन। इट वाज लॉर्ड केनिन। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है अगले फ्यूचर वाले क्वेश्चन में कि उस टाइम पे वायसराय कौन था, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेके आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इवन अगर आप सोचो एक सेकंड के लिए, जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही है तो आपके लिए बहुत इजी तरीके से इसको एलिमिनेट करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जिसने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है उसको ये चीज का आइडिया होगा कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको खत्म कर दिया गया था एक तरीके से एक बार में 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट्रलाइजिंग चार्टर कहते हैं, सेंट्रलाइजिंग चार्टर कहते हैं, क्योंकि इस चार्टर एक्ट से क्या हुआ था कि इस चार्टर एक्ट से बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो चली गई थी बंगाल के पास में। और इंटरेस्टिंग क्या है, 1861 को डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड यहां पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो चीज 1833 में सेंट्रलाइज हो गई थी वो चीज यहां पे लिबरेट कर दी गई। मतलब इट रिस्टोर्ड, एग्जैक्टली इन रियल टर्म इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आपके लिए यह भी क्लियर हो गया कि यार बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आप अब फंसते हो ए और डी के बीच में। और इंटरेस्टिंग यहां पे ये चीज है, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी भी जरूरी है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखते हो तो इसमें लिखा है इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत अपने अगर ढंग से पढ़ी है तो आपको, मैंने जस्ट बताया, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोविजन है डायरेक्ट इलेक्शंस का, दैट केम इन 1909। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन केम इन 1909। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। तो उस तरीके से अगर मुझे आइडिया लगा तो मैं अपने आंसर पे आ गया, दैट इज ए 1 and 2। दैट इज ए, दैट इज 1 and 2। तो इस तरीके से सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये चीज मिल रहा है कि ये एक थीम है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है जिसके अराउंड में क्वेश्चंस बनेंगे। आज अभी जैसे मैंने आपके सामने काउंसिल एक्ट 1861 का क्वेश्चन बनाया, हो सकता था कि आपसे किसी और चार्टर एक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता था कि आप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सीखने की चीज यहां से ये है कि आप अगर सिंसियर एस्पिरेंट हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 1773 से 1947 के पूरे थीम को अच्छे से पढ़ो। ये आपका बेसिक होमवर्क होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तभी बेसिकली आप कट ऑफ का गेम खेलोगे। क्योंकि अगर आपको कट ऑफ से आगे निकलना है तो ये वो बेयर मिनिमम चीज है। जैसे कि जो एस्पिरेंट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए यही चीज जो है वो बेयर मिनिमम में आती है कि ये चीज तो आनी ही आनी चाहिए। जो चीज हर एक सीरियस एस्पिरेंट सही कर लेगा वो मुझसे कभी गलत नहीं होगा। अगर आप इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हो तो आपको नॉर्मली कभी प्रीलिम स्टेज में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की जरूरत है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये थीम के बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे मैंने क्वेश्चन बनाया आपके सामने। तो आप देख सकते हो कि लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट इसका मेंशन्ड है कि कौन से कंट्री से हमने कौन सा प्रोविजन बोरो किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो यूके से क्या बोरो किया है हमने, यूएसए से क्या बोरो किया है, आयरलैंड से क्या किया है, साउथ अफ्रीका से क्या किया है। सो एज यूजुअल इस क्वेश्चन में आप इसको पॉज करो, इसके बाद आप इस पे सोचो कि इसका आंसर क्या होगा एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन।
तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए देखते हैं, इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट क्या सच में साउथ अफ्रीका से लिया गया है? आंसर इज नो। ये आपको यूएसए से बोरो किया हुआ कंसेप्ट है। इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट को इंपीच करने का तरीका यूएसए से बोरो हुआ है रादर देन साउथ अफ्रीका से बोरो हुआ चीज है। दूसरा है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन क्या जर्मनी से लिया गया है? आंसर इज नो। इमरजेंसी प्रोविजन क्या जर्मनी से लिया है? आंसर इज नो। इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से। अब 1935 के एक्ट से तीन बेसिक चीज ली गई है, दैट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो अगर आप लक्ष्मीकांत को जाओगे तो लक्ष्मीकांत में भी एग्जैक्टली यही लिखा है कि जो हम 1935 की एक्ट है उससे हमने तीन चीजें ली हैं, दैट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। लेकिन सवाल ये आती है फिर जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये चीज हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको ये चीज समझना है कि इट इज नॉट कि हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ली है, सॉरी फंडामेंटल राइट इमरजेंसी में वो जर्मनी से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन प्राइम ऑफिस कहां से लिया है? हमने लिया है 1935 के एक्ट से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सोचो एक सेकंड के लिए, 1935 का एक्ट सोचो दूसरे क्वेश्चंस को भी कैसे सही करवा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यस, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ट्रू। तो उस लॉजिक से अगर आप अपने आंसर पे पहुंचते हो तो क्वेश्चन में आप देखो, इसको अगेन आपको हाईलाइट करना कि ये सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इज ओनली करेक्ट, तो योर आंसर विल बी ओनली वन, योर आंसर विल बी ओनली वन। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट कैसे है? अगर आपके पास में लक्ष्मीकांत की बुक है, आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक को खोलो और आप एनालाइज करोगे, और इवन अगर आपने एनसीईआरटी को भी देखी होगी तो आप देखोगे कि ये डायग्राम, और इवन आपकी लक्ष्मीकांत में भी एक डायग्राम दिया है जिसमें एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि कौन से कंट्री से हमने क्या चीज बोरो किया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मैं वही बोल रहा हूं, ये वो बेयर मिनिमम है जो हर एक एस्पिरेंट करेगा। हम QDNA सीरीज में एग्जैक्टली जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं थीम्स के अराउंड में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी थीम्स है जिनके अराउंड में आपका दिमाग किस तरीके से काम करना चाहिए, rather than की पैनिकिंग, क्वेश्चन हेस देख के, क्वेश्चन भारी देख के, कि जस्ट बिकॉज क्वेश्चन एकदम हेवार आ गया। आपको ये चीज हमेशा समझना होगा, क्वेश्चन किस भी लेवल का आएगा, हर साल 13,000 से 14,000 लोग मेंस लिखेंगे। अगर आप उस 13, बात ये आ जाती है कि आप उस 13 से 14,000 में हो कि नहीं हो, तो ये कभी ये नहीं बोलना कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, पेपर आउट ऑफ द ब्लू है। सवाल ये आ जाती है कि क्या आप उस 13 से 14,000 में हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि उस 2 घंटे में, प्रीलिम्स के पेपर में और सीसेट के पेपर में, अगर आप लिटरली अपने नर्व्स को काम नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर से अगली साल का अटेम्प्ट देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डिसहार्टनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप देखते हो एनसीईआरटी में, इवन लक्ष्मीकांत में इस तरीके के डायग्राम्स दिए गए हैं जिससे डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन लिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिफ्ट किया है वो तो कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी है, जबकि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें लिफ्ट की हैं। जबकि अगर ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाओगे तो हमने एफपीटीपी का जो कंसेप्ट है वो भी लिंक किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है उसको भी बोरो किया है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, एबी डाइसी का जो कंसेप्ट है आपने पढ़ा होगा, हमने वो भी लिया वहां से, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और उनके रोल को हमने लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर का जो कंसेप्ट है हमने ये सारी चीजें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरिश जस्ट मैंने बताया, फ्रेंच जस्ट मैंने बताया, यूएसए से हमने बिल्स ऑफ राइट, जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है चार्टर का, वो हमने लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा में अगर आप देखोगे, जहां जहां हम स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं, हम कैनेडियन प्रोविजंस की बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस गवर्नर का ऑफिस हो, समझ रहे हो ना, द क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर जहां पे एक्चुअली जैसे आपने लिस्ट की नाम सुने होंगे, कंक्रीट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसी तरीके से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे एक्चुअली इन तीनों लिस्ट में कहीं पे भी उनका जगह नहीं बनता, वो रेसिड्यूरी लिस्ट का पार्ट बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन अभी जैसे हमने अभी स्क्रीन पे देखा था कि क्वेश्चन इनके अराउंड में था, ये बहुत
छोटे छोटे प्रोविजंस थे। अगली बार क्वेश्चन जो है वो इनके अराउंड भी हो सकता है, अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एफपीटीपी का कंसेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट का चार्टर है वो हमने कहां से बोरो किया, या इवन रेसिड्यूरी पावर का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से बोरो किया। इतना हमको पता होना चाहिए, ये वो बेयर मिनिमम चीज है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीज पता होना चाहिए। अभी जिस तरीके से हम पॉलिटी के थीम्स देख रहे हैं, हम उसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के थीम देखेंगे। सो नॉर्मली जो क्लासेस रहने वाली है हमारी इस थीम के अराउंड में, क्यूडीएनए के अराउंड में, उसमें हम थीमेटिक एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी के अराउंड में। मेजर फोकस जो होगा वो हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। लेकिन फिर अगर मान लो कि हमें कुछ लगे कि अप्लाइड फॉर्म में अगर कोई चीज रिलेटेड है तो हम सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए को भी टच कर सकते हैं। लेकिन मेजर फोकस हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होगा। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं और उससे हम कैसे फ्यूचर प्रेडिक्टेबल थीम्स को ब्रेक कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। मूविंग अहेड, अगर आप देखते हो एक क्वेश्चन 2021 में आया था, और टेक योर टाइम फॉर 5 सेकेंड्स एंड टेल, अपने ब्रेक लेके फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो अगर आप देखोगे कि 2021 में जो ये क्वेश्चन आया था उसमें ये पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड ओनली वन डोमिसाइल। सेकंड इज ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। थर्ड, ए फॉरेनर वन ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सर्कमस्टांसेस। अब थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स की बात अगर हम करें, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है कि आपको ये चीज समझना होगा कि कुछ लोगों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ लोग तो यही बोलेंगे कि यहां पे भी ओनली है, यहां पे भी ओनली है, यहां पे भी ओनली है। तो एक्सट्रीम तो एक तरीके से तीनों है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ओनली तो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। सो बेसिकली मतलब उस तरीके से देखा जाए तो यार तीनों के तीनों एक्सट्रीम है। सो उस लॉजिक से हम किसको एलिमिनेट करें? बट आप सोचो कि एक्सट्रीम में भी एक उसका भी एक स्कोप का लेंथ है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ोगे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा। लिखा है कि एक फॉरेनर कैन वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ द डे खुद के सिटीजनशिप वाले सिटीजन का सिटीजनशिप हटा सकती है तो फॉरेनर क्या चीज है? समझ में आया? तो सोचो कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये एक स्टेटमेंट तो नॉर्मली आपको एलिमिनेट करना होगा, ये सोच के कि यार सरकार अपने सिटीजन्स का ही सिटीजनशिप हटा सकती है अगर वो कुछ फ्रॉडुलेंट काम कर लेते हुए। आपने सुना भी होगा कि अगर वो किसी वॉर में, किसी वॉर वाले कंट्री के साथ में अगर कुछ कम्युनिकेट करते हुए या फिर कुछ एंटी नेशनल काम करते हुए करते हैं तो उस टाइम पे सिटीजनशिप खुद सरकार ही हटा देगी। तो आप सोचो सिटीजन्स का सिटीजनशिप हटा पा रही है तो ये फॉरेनर क्या चीज है? तो उस लॉजिक से अगर आप दिमाग लगाते हो तो आप सी को तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वहां 3 का मेंशन है, और डी को भी हटा सकते हो क्योंकि वहां पे भी 3 का मेंशन है। अब आप बच जाते हो सिर्फ दो चीज से, दैट इज 1 एंड 2। बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल चीज लगाते हो, ऑल दो जैसे कि अभी स्टेटमेंट में कि अभी जस्ट हमने थोड़ा सा देखा था, अगर आप देखोगे अभी हमने देखा था यहां पे इस क्वेश्चन में भी देखा था, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? हमने यूके से लिया है। मतलब इंडिया में एक चीज तो क्लियर हो गया मुझे कि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में है, ये चीज है। अगर आप उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड ओनली वन डोमिसाइल। अब देखो ये एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये चीज तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में एकदम क्लैरिटी है कि हाँ भाई ये वाली चीज तो हमने खुद डायरेक्टली यूके से बोरो की है। दूसरा इंसान फंसता है यहां पे आके कि क्या हमारे पास में वन डोमिसाइल है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, और उसी से हम डायरेक्टली अपना आंसर पे आ जाते हैं, दैट इज वन ओनली। बट सवाल यहां पे ये चीज है, मैं आपको रियल टर्म में बताऊं, आज भी काफी दोस्त यार है मेरे जो मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो बिहार का भी डोमिसाइल है और मेरे पास झारखंड का भी डोमिसाइल है। कुछ बोलते हैं कि मेरे पास महाराष्ट्र का भी डोमिसाइल है, मेरे पास गुजरात का भी डोमिसाइल है। सो ऑन पेपर मतलब वो भी गलत नहीं है क्योंकि ऐसा उस सिचुएशन में ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स है जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, बट रियल में क्या है? रियल में एक इंसान के पास में एक ही डोमिसाइल है, एक इंसान के पास में एक ही डोमिसाइल है, एक ही सिटीजनशिप है। बट ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स है कि कभी आपने देखा होगा कि जो इंसान जो है उसका फादर जो है वो, मान लो कि उसका फादर बिहार में जॉब काफी सालों तक किया बट ही वाज बोर्न इन झारखंड में, उसका नेटिव प्लेस है, तो उसके पास में दोनों की डोमिसाइल हो जाती है।
तो डोमिसाइल की एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स के कारण ये हो रहा है, बट ऑन पेपर ये चीज एकदम क्लियर है कि देयर विल बी ओनली वन सिटीजनशिप एंड ओनली वन डोमिसाइल। एंड द सेकंड स्टेटमेंट है कि हेड ऑफ द स्टेट ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम ए हेड ऑफ स्टेट, दैट इज नॉट करेक्ट। और भी तरीके से जो सिटीजनशिप है, चाहे वो नेचुरलाइजेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, दे कैन ऑल्सो बिकम हेड ऑफ स्टेट। और ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस क्वेश्चन के अराउंड में हमें सोचना किस तरीके से? सोचना इस तरीके से है कि द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के बारे में जो भी चीज लक्ष्मीकांत में दी है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज है रिलेटेड करंट अफेयर। सिटीजनशिप से रिलेटेड करंट अफेयर, चाहे वो एनआरसी हो, एनआरसी बोले तो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, एनआरसी, ठीक है, जो होते रहता है, ठीक है, या फिर एनपीआर हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, और एनआरसी से एनपीआर अलग कैसे है, एनआरसी और एनपीआर दोनों अलग कैसे है, इसके अंदर में यूजुअल पर्सन का जो कंसेप्ट है वो कैसे अलग है, समझ में आ रहा है? तो ये बेयर मिनिमम चीज है। आपको सिटीजनशिप का बेसिक पढ़ना होगा लक्ष्मीकांत की बुक से, और साथ में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, जैसे अभी आपको पता होगा एक सिटीजनशिप रिलेटेड एक्ट अभी पास हुई थी जिसमें जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको सिटीजनशिप देने की बात की है। अगर वो कंट्री बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इन कंट्रीज में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बेसिकली सिटीजनशिप देने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से सिटीजनशिप का एक स्टैटिक एलिमेंट, सिटीजनशिप का एक करंट एलिमेंट, दोनों को अच्छे से पढ़ाई करते हो और एनालाइज करते हो अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये एक सीरियस एस्पिरेंट की निशानी है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो तभी एक्चुअली आप कट ऑफ का गेम खेल लो, अदरवाइज आप एक सेफ साइड में हो। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने आपको इस चीज को और ब्रेक कर दिया कि जब आप करंट अफेयर के लेवल पे हो तो आप एनआरसी के बारे में भी पढ़ो, आप एनपीआर के बारे में पढ़ो, और लेटेस्ट सीएए जिसपे काफी ज्यादा 2019 में जो पास हुआ था, जो अभी रिसेंटली उसको वो किया गया है, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया है, तो आपको सीएए के प्रोविजंस भी पढ़ने होंगे। क्वेश्चंस उसके अराउंड में भी आ सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन एक्ट। अगर कोई चीज बिल फॉर्म में है तो क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर कोई चीज एक्ट बन चुकी है तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस, प्रोविजन रिलेटेड टू एक्ट्स दे कैन आस्क क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिटीजनशिप को आपको इस तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। तो आप इस तरीके से, जैसे ये 2021 का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे एनालाइज करो। मूविंग हेड, अगर आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसी दिमाग में रख के, अगर आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिटीजनशिप के अराउंड में क्वेश्चंस बनाई जा सकती है, आप फिर से एक पॉज ले सकते हो 5 सेकंड का और आप वापस इस क्वेश्चन पे आ सकते हो। हमने ऑलरेडी इस पे काफी जो भी बात करनी थी हमने इस पे ऑलरेडी डेलिब्रेट किया है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू वॉलंटरी रिनंसिएशन, डेप्रीवेशन एंड कोर्ट ऑर्डर। सेकंड स्टेटमेंट बोला है द गवर्नमेंट कैन डिप्राइव ए सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ सिटीजनशिप इफ दे हैव शोन डिसलॉयलिटी और हैव अनलॉफुली ट्रेडेड विद द एनिमी स्टेट। सो आपके दिमाग में ना बार बार एक कैच फ्रेज आना चाहिए, जहां जहां ये वर्ड बोला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, तो आपको समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सच में, आपके दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए 2 सेकंड में कि क्या सच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है या फिर कोई और प्रोविजंस है। तो आपको ये चीज समझना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, ये पार्लियामेंट के ऊपर में ये ओनस देता है। पार्लियामेंट को बोलता है कि आप लॉ बनाओ, जिसके अंदर में पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाई जिसको हम लोग सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं 1955 का। सो पार्लियामेंट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 9 से 11, अगर आपने पढ़ा होगा तो अंडर दीज आर्टिकल्स पार्लियामेंट के पास में पावर होता है कि वो लॉ बनाओ। पार्लियामेंट ने लॉ क्या बनाई? सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसके अंदर में उन्होंने बात की है किस चीज की, कि कैसे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप पॉसिबल है, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर से हो, चाहे वो डेप्रिवेशन से हो, चाहे वो रेनंसिएशन से हो। तो इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया कि एसर्शन तो गलत है, और अगर एसर्शन गलत आपको पता चल चुका है तो आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट द गवर्नमेंट कैन डिप्राइव ए पर्सन ऑफ सिटीजनशिप इफ दे हैव शोन डिसलॉयलिटी और हैव अनलॉफुली ट्रेडेड विद एनिमी स्टेट। जस्ट अगर आपको याद होगा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि जब फॉरेनर
सिटीजनशिप वाले लोगों को, जो सिटीजन है उनको नहीं छोड़ा, तो फॉरेनर क्या चीज है, उनको भी हटा सकते हैं। एनी सिचुएशन का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट कैन डिप्राइव, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इस लेवल पे गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकती है। और यहां पे ये चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रोवाइडिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट करता है, जिसमें बेसिकली पार्लियामेंट को ये प्रोविजन का सिस्टम बनाना होता है, और पार्लियामेंट ने बनाया भी है थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955। और उसके अंदर में रेनंसिएशन, डेप्रिवेशन और कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको समझना है कि किस तरीके से एक थीम के राउंड में प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो ये अच्छे से समझने की जरूरत है अगर आप सच में एकदम तैयारी कर रहे हैं। सो फॉर मी, आपको मैं बताऊंगा कि अभी के लिए आपको सिटीजनशिप चैप्टर फ्रॉम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ना है, और साथ में रिलेटेड करंट अफेयर, स्पेशली एनआरसी, एनपीआर एंड सीएए का जो लेटेस्ट एक्ट है उसके बारे में जानकारी रखनी है। एक और चीज जो न्यूज में है अभी, वो है पीआईओ और ओसीआई का कंसेप्ट। इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में, कि पीआईओ क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये बेसिक डिटेल्स है, वो आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, अगर आप देखते हो क्वेश्चन 2024 का है, आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो और इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मूविंग अहेड, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन से क्या होता है एग्जैक्टली। सो आइडियली ये क्वेश्चन 2024 का है, बट आपको ये चीज समझना है कि रिट्स जो है वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। दैट इज हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरी, मैंडमस, क्यो वारंटो। सो अब पॉइंट यहां पे ये चीज है कि फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, खासतौर पे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन पे, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगर इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, इफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, तो एग्जैक्टली इसमें से क्या होता है, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम टेकिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन, या फिर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन को पास करता है, या लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोसीडिंग इन अ केस प्रोहिबिटिंग द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। सो इसके में आंसर जो है वो आंसर इसका सी है। सो प्रोहिबिशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, कि जो प्रोसीडिंग को आप आगे लेके जा रहे हो उसको रोक दो, और यही चीज सुप्रीम कोर्ट करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिट का जो पावर है, आपको एक चीज समझना होगा, रिट का सुप्रीम कोर्ट का पावर आर्टिकल 232 के अंदर से आता है, एंड रिट का पावर हाई कोर्ट का 226 के अंदर में आता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स पता होना चाहिए। और आपको ये भी चीज समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जो है वो नैरो इन नेचर है, जबकि हाई कोर्ट का रिट ब्रॉड इन नेचर है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिट्स को यूज कर सकता है फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करने के लिए, बट हाई कोर्ट का सीन क्या है कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ में अदर राइट्स के लिए भी अपने रिट्स को इशू कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एज ए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आई पर्सनली वांट कि आप ये चीज समझे कि आपके लिए सवाल भले ही 2024 में यूपीएससी ने प्रोहिबिशन वाले रिट पे पूछा है, बट किसी भी दिन यूपीएससी आपसे क्यो वारंटो पूछ सकती है, मैंडमस पूछ सकती है, सर्चोरी पूछ सकती है, हेबियस कॉर्पस पूछ सकती है। सो आपको ये बोनस लेना है। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि सर्चोरी क्या होती है, मैंडमस क्या है, हेबियस कॉर्पस क्या है, एंड क्यो वारंटो क्या है। ये आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये चीज अगर नहीं पता सीख के फिर लिखो, लेकिन लिखो जरूर। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैश मेमोरी है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर जो है वो है द लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोसीडिंग इन अ केस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरीके से थीम्स को पकड़ना है। तो फ्यूचर में रिट्स के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, एंड रिट्स के अराउंड कोई भी क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि ये पहली बार रिट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, ये थीम पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं, और अगली बार आपको समझना होगी क्वेश्चन हो सकता है हेबियस कॉर्पस पे हो, मैंडमस पे हो। अगर आप देख सकते हो किस तरीके से कि एक क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है थीम के अराउंड में, अब इस क्वेश्चन में एक चीज जो आपके दिमाग में बार बार आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन खुद पहले ही बोला इनकरेक्ट, और ये क्वेश्चन रिट पे ही मैंने बनाया है। तो इंपॉर्टेंट ये है, टाइम लेके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप देखोगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, मूविंग हेड। सो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू रिट. सेकंड, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट आउटसाइड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन सर्टेन केसेस. द सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन इज कन्फाइंड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स. अब सवाल क्या है, अब इंटरेस्टिंग चीज आप ध्यान दो. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है वो नैरो इन नेचर है. क्यों नैरो है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए है, जबकि आर्टिकल 226 के अंदर में हाई कोर्ट का रिट जो है वो ब्रॉड इन नेचर है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं अदर राइट्स को भी अपहोल्ड करता है. तो उस लॉजिक से द सुप्रीम कोर्ट रिट इज कन्फाइंड ओनली टू फंडामेंटल राइट. ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड क्वेश्चन इनकरेक्ट बोल रहा है. तो एनी डे जिस स्टेटमेंट में 3 होगा, जिस स्टेटमेंट जो आंसर के स्टेटमेंट में 3 होगा वो कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. सो बेसिकली ये कट गया और ये कट गया. इससे मुझे एक और चीज समझ में आता है कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आप गौर दिमाग लगाओ, अगर ये भी कट गया और ये भी कट गया तो साथ साथ देखो इन दोनों में 2 भी था, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड भी स्टेटमेंट सही है. अब देखो, अब इसमें लिखा है पहला स्टेटमेंट द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू रिट. पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू रिट. इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज यस, इट कैन एम्पावर. इट कैन एम्पावर. पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट का रिट को एक्सपैंड कर सकती है. एम्पावर करने का पावर है लेकिन इसके बाद, लेकिन आज तक पूरे इतिहास में पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट है और यहां इनकरेक्ट बोल रहा है तो ये भी गलत हो गया. आंसर तो आप एनी डे पहुंच चुके, नॉन ऑफ दिस. एंड सेकंड स्टेटमेंट हाई कोर्ट कैन इशू रिट आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन सर्टेन केसेस. सर्टेन केसेस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. जैसे मान लो कि अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर मान लो पार्शियली अगर कोई चीज हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में है और पार्शियली वो चीज किसी और के जुरिडिक्शन में है, स्टिल हाई कोर्ट कैन इशू रिट. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इंपॉर्टेंट ये है कि इवन दो आपको ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी पता था, तो आपको अगर ये पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट की हाँ पार्लियामेंट के पास में पावर है रिट को इनलार्ज करने का, और आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जुरिडिक्शन है वो नैरो इन नेचर है, तो भी आप इस आंसर पे पहुंच सकते थे. आपको ये चीज नहीं सोचना. और सोचो, बहुत सारे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट को देख के पैनिक मोड में आ जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से आपको चीजों को ब्रेक करने की जरूरत है. ठीक है. सो इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिट्स है हमारे, रिट्स के बेसिक्स पता होने चाहिए हमें, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिट्स का क्या मैंडेट है. मैंडेमस क्या करती है, क्यो वारंटो से क्या होता है, सर्चुरी से क्या होता है, प्रोहिबिशन से क्या होता है. तो ये हमें पता होना चाहिए. हेबियस कॉर्पस से क्या होता है. क्वेश्चंस इसके अराउंड में कभी भी आ सकते हैं. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आप ये बेयर मिनिमम होमवर्क करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक हर्ड मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट नहीं होने चाहिए जो एक्चुअली वीडियो देखते हैं और उसके बाद वीडियो जो है फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है. तो अगर आप वैसे ही हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए थी ही नहीं. आपकी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप एक होमवर्क को होमवर्क की तरह लोगे और एग्जाम एग्जैक्टली विद्यार्थी की तरह उस चीज को फॉलो करोगे. दैट्स a lesson for each one of you who are watching this video. Moving ahead, अगर आप देखते हो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसपे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, दैट इज अमेंडमेंट चैप्टर. अमेंडमेंट चैप्टर, अमेंडमेंट चैप्टर. उस चैप्टर में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आप देख रहे अमेंडमेंट में हमारे पास में, इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 सेकंड लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप. एंड कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, क्वेश्चन में अमेंडमेंट 3 टाइप्स के हैं बेसिकली पॉसिबल. दैट इज वाया सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन. सो बेसिकली ये 3 टाइप्स के मेजोरिटीज पॉसिबल है. ये 3 टाइप की मेजोरिटी पॉसिबल है जब आप किसी चीज को अमेंड कराना चाहते हो. बट सवाल यहां पे आता है कि ये हाफ ऑफ द स्टेट, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ रही है कि हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लेके क्या क्या अमेंड पॉसिबल है. ये हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन एग्जैक्टली यूज कहां किया जाता है, जब फेडरल चीजों में, जब फेडरल प्रोविजंस के चीजों में चेंजेस लानी हो, जब फेडरल प्रोविजंस के चीजों में चेंजेस लानी हो, उस केस में we use the provision of special majority plus half of the state का ratification. Important यहां पे है, first is election of president, second is changing name of a state, third
एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट। अब ये चीज आपको समझना होगा, फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की चीज नहीं है, इट इज स्टेट एंड सेंटर बोथ। तो ये बिल्कुल एक फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट करने वाली चीज है। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर स्टेट लिस्ट का भी चीज होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, स्पेशली अगर आप दिमाग लगाते हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बिल्कुल इट इज फेडरल प्रोविजन का थिंग। बट दिस इज नॉट ए फेडरल प्रोविजन का थिंग। चेंजिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ते हो, बहुत बार अभी न्यूज अभी रिसेंटली चल रहा है कि केरला का नाम बदल दिया गया है, वेस्ट बंगाल जो है वो अपना नाम बदलना चाहती है। ये प्रपोजल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर की तरफ जाते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के थ्रू ही पॉसिबल हो जाता है ये नाम बदलना। इसके लिए अलग से कोई अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं है, सिंपल तरीके से, सिंपल मेजोरिटी से ही पास करा दिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर आप दिमाग लगा रहे हो, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सवाल ये है, आपको इसमें एक आइडिया ये भी होना चाहिए कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 कैसे डिस्टिंक्ट है। आर्टिकल 2 में क्या होता है, आर्टिकल 3 में क्या होता है, और आर्टिकल 4 उसको कैसे वैलिडेट करता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी याद होगा, आर्टिकल 2 में ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई ऐसी टेरिटरी जो कल तक इंडिया की पार्ट नहीं थी और उसको अगर इंडिया की पार्ट लानी है तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू होती है। आर्टिकल 3 के अंदर में क्या है कि अभी जो करंट टेरिटरी है उसको अगर बाइफरकेट करना है या तोड़ना है या फिर उसके अंदर में कुछ नाम चेंज करना है, ये सब चीज करना है, वो आर्टिकल 3 से होती है। और आर्टिकल 4 में ये कहा क्या कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में हो रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने बोला कि अमेंडमेंट करने के 3 बेसिक तरीके हैं। वन इज सिंपल मेजोरिटी, द सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी, द थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, और ये नॉर्मली फेडरल प्रोविजन में किया जाता है। इसका आंसर 1, 3 एंड 4 था। बट जानने के लेवल पे अगर आप देखते हो तो हमने जस्ट ये बात किया कि किस तरीके की मेजोरिटी पॉसिबल्स है इंडियन कंटेक्स्ट में, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन के लिए जो कौन कौन सा कंसेप्ट है वो समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल आएगा उसके पार्ट में। एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट क्या होना चाहिए, किस लेवल का एग्जीक्यूटिव पावर किसका, यूनियन का होना चाहिए स्टेट्स में, ठीक है, ये चीज भी आएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड चीजें जो होंगी वो भी आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये भी फेडरल प्रोविजन का पार्ट बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो आप ये चीज देख सकते हो कि किस तरीके से दोनों पावर दिख रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर भी यहां दिख गया, लेजिस्लेटिव पावर भी यहां दिख गया, और यहां पे देखो जुडिशियल वाला एंगल भी दिख गया। तो इसका मतलब ये है कि जब एग्जीक्यूटिव का छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव का छेड़छाड़ कर रहे हैं और इवन जुडिशियल लेवल पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आप यहां पे हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन की बात करो। विथ ओबियस रीजन 7 शेड्यूल तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात है। तो अगर कोई चीज आप स्टेट लिस्ट से बाहर निकाल लो, बिल्कुल वो चीज आएगा 7 शेड्यूल के पार्ट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विथ ओबियस रीजन बिल्कुल आएगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, खुद आर्टिकल 368 को अमेंड करना है, खुद आर्टिकल 368 का अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो वो भी हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन में आएगा। तो इजी टर्म में आपको ये चीज क्या समझना है, इजी टर्म में ये समझना है कि अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, इन तीनों के चीजों में ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा। प्रेसिडेंट फॉर ओबियस रीजन होगा। फिर उसके बाद में आपने देखा 7 शेड्यूल फॉर ओबियस रीजन 7 शेड्यूल होगा। दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन वाली बात पे होगा। और इसके बाद में क्या है, आर्टिकल 368 में अगर अमेंडमेंट करवाना है तो भी अलग ही हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का नाम बदलना है स्टेट्स का तो वो एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, उसके लिए स्पेशल या हाफ ऑफ द स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जस्ट आपको 2, 3, 4 का जिक्र भी किया है, ठीक है। तो ये चीज समझना है। और किस तरीके से आज भले ही क्वेश्चन हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन पे आया है, कल क्वेश्चन जो है वो स्पेशल मेजोरिटी पे आ सकती है, कल क्वेश्चन सिंपल मेजोरिटी पे आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि एक चैप्टर अपना है लक्ष्मीकांत में, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, उसके अंदर में आप देखोगे ये सारी चीजों की जिक्र की गई है, उसके अंदर में ये सारी चीजों की जिक्र की गई है कि क्या चीजें हाफ द स्टेट रेटिफिकेशन से होती है, क्या स्पेशल से होती है और क्या सिंपल से होती है, ये पता होना चाहिए। ये एक बेर मिनिमम थीम है जो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर आप देख सकते हो कि कैसे ये इंस्पायर्ड है, बेसिकली 2024 के एक पीवाईक्यू में यूपीएससी ने खुद पूछा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एज पर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन,
वेरिएशन, रिपील। आंसर इज ऑल ऑफ देम, आंसर इज ऑल ऑफ देम। ये तीनों तरीके से पॉसिबल है, ये तीनों तरीके से पॉसिबल है। पार्लियामेंट जो है वो चीजों को रिपील भी कर सकती है, चीजों में वेरिएशन भी ला सकती है और चीजों में एडिशन भी कर सकती है बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस इतने इजी भी हो सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े से डीप भी जा सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक सीरियस एस्पिरेंट अगर ये चीज नहीं तैयार करके जा रहा है तो उसकी सीरियस वाले चीजों पे नहीं कह सकते सीरियस, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड के लेवल पे आप देखते हो कि अब क्वेश्चन एक और थीम पे है, दैट इज आपका पार्लियामेंट का थीम। पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, या फिर आप पॉलिटी में कह लो एक तरीके से। और इस तरीके से आप देखते हो तो पहला ही क्वेश्चन देखो, इसको आप ट्राई करो और हमेशा ध्यान रखना इस इनकरेक्ट पे बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली आपको पॉज करके तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आप देखो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, और क्वेश्चन इनकरेक्ट भी बोल रहा है। आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है? लोकसभा। इट इज लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इफ द लोकसभा passes a no confidence motion, the prime minister and the council of minister must resign. That is true, that is true. लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अपनी सरकार उसकी गिर गई। दैट इज ट्रू। अब आप सोचो एक सेकंड के लिए, आपको ये चीज समझ में आ गया कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन में जहां जहां फर्स्ट है, जहां जहां फर्स्ट है वो तो होगा, तो मतलब ये तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि जहां जहां फर्स्ट है वो तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, वन वन होना चाहिए, तो ऐसे ही कट गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो जहां जहां टू है वो भी हट गया, तो जहां जहां टू है वो भी हट गया। आंसर इज 1 and 3। थर्ड स्टेटमेंट बिना पढ़े हुए, अगर आप सेकंड के लिए आप सोचो, आपको लग रहा है कि यार आपको तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं भी पता, फिर भी आप सोचो, राज्यसभा, आंसर आपका वैसे भी आ गया है, राज्यसभा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द impeachment of the president. Interesting, this is incorrect. Impeachment of president can be started in any way. लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड योर आंसर इज लाइक 1 and 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझना होगा किस तरीके से। एंड अगेन आपको हर स्टेटमेंट जानने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो कि आपको जस्ट इतना पता है कि ये लोकसभा को अकाउंटेबल है, आपने उस हिसाब से जो स्टेटमेंट में, क्योंकि इनकरेक्ट दिख गया आपको, आपने देखा कि 2 and 3 को हटाओ, क्योंकि बेसिकली वैसा हो ही नहीं सकता, अगर 1 इनकरेक्ट है तो वो होना चाहिए आंसर में। फिर आपने देखा कि सेकंड तो एकदम सही है, जहां जहां सेकंड है लिखा हुआ इनकरेक्ट हटाना है, आंसर आपका एक आ गया 1 and 3। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट का चैप्टर है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने की जरूरत है। पार्लियामेंट के चैप्टर में जो बहुत सारे थीम्स है, चाहे वो स्पीकर हो, मनी बिल का कंसेप्ट हो, फाइनेंशियल बिल का कंसेप्ट हो, फाइनेंस 1 फाइनेंस 2, ये सारे बिल्स का कंसेप्ट हो, ये पता होना जरूरी है। ये आपको इंश्योर करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में जो हाई आरओआई है उसको अचीव कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग अहेड, जैसे हमने बात किया कि कैसे आर्टिकल 75(3) के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, द सेम इज, जैसे नो कॉन्फिडेंस पास होगी तो प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली उससे सरकार गिर गई है। एंड थर्ड इज लाइक इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज ए क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वली पार्ट लेते हैं, किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक और थीम के लेवल पे जाओगे तो ये क्वेश्चन 2017 का है, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, सो आप टाइम लेके थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करें। कमिंग बैक, अगर आप देखते हो कि हर साल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो कंसेप्ट है, इस पे यूपीएससी ने कम से कम 5 बार क्वेश्चंस पूछे हैं। ये 2017 का दिख रहा है, बट 21 का क्वेश्चन हो, 23 का क्वेश्चन हो, 2015 का क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने लगभग हर दूसरे साल पूछा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके अराउंड में आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कम्प्लेक्स एंड हैज हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल।
A mechanism for speeding up the activities of government whose responsibility is increasing day by day. A mechanism for parliamentary democracy for ensuring collective responsibility for the government to the people. A device for strengthening the hand of the head of the government whose hold over the people is on the state of a decline. आपको खुद भी पता होगा इंडिया जैसी कंट्री में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अपनाई गई बिकॉज इंडिया चूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी मिल जाएगी बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइडेड कि वी वांट मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड दैट इज द पॉइंट। यहां पे आपको एक चीज है कि जहां जहां आपको समझ में आ रहा है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मेजरली ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सो आप बेसिकली जहां पे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म पे आए आपको लिटरली आप उस आंसर पे गिर गए। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट अच्छे से एनालाइज होना चाहिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से, हाउ इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से ये दोनों अलग है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है कि आपको ये भी समझना होगा कि कैसे ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है। इट इज जस्ट सिनोनिमस टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, ये चीज समझने की जरूरत है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगेन कवर्ड है लक्ष्मीकांत में। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट थीम, जैसे अगर आप देखते हो एक कंसेप्ट है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की। तो ये कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है और ये है लाईफाई। जिस तरीके से आपने वाईफाई सुना था उसी के एक तरीके का ये कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लाईफाई। लाईफाई यूजेस लाइट का यूज करती है बेसिकली ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला ही स्टेटमेंट बोल रहा है लाईफाई ट्रांसमिट डेटा यूजिंग विजिबल लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव। दिस इज करेक्ट, नाम से भी कॉमन सेंसिकल है, इट्स लाइक लाइट फिडिलिटी। Li-Fi can offer higher data transfer speed than Wi-Fi but cannot transfer data across wall. This is also right. Answer is C. Li-Fi की क्रिटिसिज्म ही यही है, Li-Fi की क्रिटिसिज्म ही यही है कि जो लाइट फिडिलिटी की जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये जैसे मान लो कि एक रूम है और यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है, तो नॉर्मली ये जो रूम के अंदर में तो ये प्रॉपर तरीके से उसका कनेक्शन दे देगी डेटा की, लेकिन रूम के बाहर इसका कंसेप्ट जो है वेग है, इसका कंसेप्ट जो है ये डेटा जो है बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये लाईफाई का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच जाओ एक सेकंड के लिए, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल पे हो तो आपको ये बताने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में हो जाओ कि प्रोजेक्ट एक्विला किसका है, प्रोजेक्ट लून किसका है और इलॉन मस्क का इनिशिएटिव मतलब इंटरनेट को बढ़ाने का, उसका नाम क्या है। तो आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्रोजेक्ट एक्विला क्या है, प्रोजेक्ट लून क्या है और इलॉन मस्क का इनिशिएटिव क्या है पूरे दुनिया में डेटा को इजी चीप करने का और एक्सेसिबल बनाने का। तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके अराउंड में क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। मूविंग एट, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने, जैसे आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि 2016 में 2016 में यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछी है और उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछी थी वो ये पूछी थी कि लाईफाई जो न्यूज में था, इट वाज इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज में, ये अभी भी न्यूज में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये एग्जैक्टली 2 दिन पहले के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में कवर किया गया है। सो इंपॉर्टेंट ये है, इट यूजेस लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। दैट इज ट्रू, it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. That is also true, but again उसका क्रिटिसिज्म क्या था, आंसर सी होगा। क्रिटिसिज्म ये है कि एक वॉल के बाहर में इसका डेटा जाना जो है मुश्किल हो जाता है एंड दैट इज द पॉइंट, लाईफाई की प्रॉब्लम ये है। सो अगेन होमवर्क इज प्रोजेक्ट एक्विला किसका है, प्रोजेक्ट लून किसका है एंड एलॉन मस्क के इनिशिएटिव का नाम क्या है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये चीज दिखाता है कि आप कितनी बैकग्राउंड नॉलेज के तरीके से काम कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग अहेड, अगर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन फाइबर कैन बी यूज्ड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एरिया। क्वेश्चन ये है, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अब सवाल यहां पे आता है कि कार्बन फाइबर के बारे में
थोड़ी सी जानकारी ऐसे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप सोचो एक सेकंड के लिए, कार्बन फाइबर कैन बी यूज्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज हो जाता है कि ये जो कैन का जो प्रोसेस है ना, इट इज लाइक हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी ये प्रॉब्लम है आज के दिन जो एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट कम्युनिटीज जो है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने उसका एप्लीकेशन नहीं देखा है तो वो गलत ही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने मार्स देखा है, अपनी आंखों से देखा है, आपने जुपिटर देखा है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं ना। बात वही है कि जस्ट बिकॉज आपने वो चीज नहीं देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं है, ये गलत है। एप्लीकेशन बहुत सारे चीजों के हो सकते हैं, किसी पे रिसर्च चल रहे होंगे, किसी पे कुछ भी हो रहा है, किसी दुनिया में अगर कोई चीज भी रिसर्च हो ही होगी तो वो चीज सही मानी जाएंगी और या फिर आपके क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। तो हमारी क्या प्रॉब्लम है कि कैन के लेवल पे आपको ये चीज समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन फाइबर कैन बी यूज्ड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एरिया, इट कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज, इट कैन बी यूज्ड इन एरोस्पेस आल्सो, इट कैन बी यूज्ड इन ऑटोमेटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल, मेराइन, रोबोटिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। आंसर विल बी ऑल 7। बट सवाल यहां पे ये चीज है कि यूपीएससी के अराउंड में आपको ये चीज समझना है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कैन के अराउंड में, बट अब यूपीएससी कैन में कभी कभी ऐसा कर दे रही है कि हाँ एक स्टेटमेंट को ऐसा बना दे रही है जो एक्चुअली कैन में ऑल नहीं हो रही है। बट आपको ये चीज समझना है कि अगर 10 में से 7 में भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आपको जो मैक्सिमम आप सोचे हो और वो उस तरीके से सही हो जा रहा है, तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज यही चीज अंतर करेगी एक ऐसा एस्पिरेंट जो फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर कर देगा और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसका फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझना होगा कार्बन फाइबर की एप्लीकेशन आज के दिन सब में होंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी होगी। ये क्वेश्चन क्यों? बिकॉज आप देखो अपने सामने 2023 के यूपीएससी वीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं, आप इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन के बारे में आप कार्बन फाइबर, अब देखो कार्बन फाइबर एग्जैक्टली है क्या, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कार्बन फाइबर एग्जैक्टली होता क्या है? मैं देखना चाहूंगा कि आपको कार्बन फाइबर की एक स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक नॉलेज है भी कि नहीं है। तो ये चीज आप मुझे कमेंट में बताइए कार्बन फाइबर है क्या। तो आप देख सकते हो कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। सो आपको ये चीज समझना है कि नाम तो यहाँ पे दो ही दिखा है ना, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या होगा, एंड करके फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि बस दो ही जगह इसका एप्लीकेशन हो सकता है। आंसर इज नो। कहीं ओनली लिखा है कि ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट ओनली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर ये स्टेटमेंट सही है, एच ओनली नहीं लिखा है। अगर ओनली लिखा होता तो फिर ये गलत हो जाता। समझ में? एप्लीकेशन किसी भी चीज के काफी ब्रॉड होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। इस पेन को मैं यूज करके यहाँ पे आंसर राइटिंग भी, मतलब यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, इस पेन को यूज करके मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं किस चीज को कैसे इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, यहीं पे एक्सट्रीमनेस की बात होती है। कार्बन बोल रहा है कि कार्बन फाइबर का एक बार इस्तेमाल कर लिया आपने तो उसके बाद आप उसको फिर से रिसाइकिल नहीं कर पाते हो। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हो तो आप सोचो कि आज के दिन में 100 में से 99 चीज जो है रिसाइकिल हो जा रही है। 100 में से होंगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ होंगे जो चीज रिसाइकिल नहीं होंगे, बट 100 में से 99 चीज जो रिसाइकिल हो जा रहे हैं। आप सोचो एक सेकंड के लिए, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कुछ तो कार्बन फाइबर होंगे ना जो रिसाइकिल हो जाते होंगे। सारे के सारे ये मान लेना कि 100 के 100 कार्बन फाइबर जो होंगे वो 100 के 100 रिसाइकिल नहीं होंगे। हो सकता है कि 99 ना रिसाइकिल हो, एक कोई हो जो रिसाइकिल हो जाए। उस समय ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रिसाइकल्ड, और आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। आंसर विल बी वन ओनली। आपको थोड़ा सा अप्रोच ऐसे रखना है कि आपको इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, सोचना है इस तरीके से। यहां पे अगर ओनली होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट ये बोला कि कार्बन फाइबर को एक बार इस्तेमाल कर लिया आपने, वंस यूज्ड इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आई जस्ट सेड पूरे दुनिया में आज ऐसा कोई चीज नहीं है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता। बट अगर मान लो फिर भी नहीं हो सकता, अगर इस कार्बन फाइबर में 100 कार्बन फाइबर का भी सैंपल साइज ले लेता हूं, क्या आप मान के चलो कि 100 के 100 रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे? कोई तो होगा एक या दो जो रिसाइकिल हो जाएगा, वहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, खत्म। आर यू गेटिंग इट? तो ये समझने की जरूरत है। मूविंग एहेड, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली बताता है जेनेटिक रिसोर्स के एक्सेस के बारे में और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट के बारे में और उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। सो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है नगोया प्रोटोकॉल।
नगोया प्रोटोकॉल। बट एक इंटरेस्टिंग चीज सोचो, क्वेश्चन बना क्यों इसके राउंड में, वही मैं आपको रीजन बताऊंगा। यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल पे आपको एग्जैक्टली नगोया प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए, आपको मॉन्ट्रियल भी पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल क्या होता है, आपको कार्टेजिना भी पता होना चाहिए, आपको इवन क्योटो भी पता होना चाहिए। तो ये चारों प्रोटोकॉल के बारे में एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। यही एक्चुअली आपको एक एज देगा बाकी कंपैरिजन में। जैसे ये जो चीज था नगोया प्रोटोकॉल के अंदर में होता है, जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस की बात होती है या फिर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज के लेवल पे अगर आप देखते हो, जैसे हमने जस्ट बात किया है कि कैसे सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है नगोया प्रोटोकॉल, जिसके अंदर में हम एक्सेस एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। और इसी को दिमाग में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास की है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास की है 2002 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल यही नहीं होता, आपको तो आइडियली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजंस भी पता होने चाहिए। तो नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो क्लॉज है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी पास की है। बट सवाल ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने से रिलेटेड है, जबकि कार्टेजिना आज के दिन बायो सेफ्टी और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के अराउंड में है, और किसकी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बायो सेफ्टी और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के अराउंड में है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रेगुलेट करना और क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आइडियली फ्यूचर में सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब ये है कि आप समझो, अब क्वेश्चन क्या सिर्फ आपको नगोया प्रोटोकॉल होगा? क्वेश्चन आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको मॉन्ट्रियल पे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको कार्टेजिना पे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको क्योटो पे भी पूछ सकते हैं। सवाल ये होगा, अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप इसको अच्छे से ऐसे एनालाइज करो, जैसे अगर आप लिंक कर पाओगे तो ये देखो 2015 में 2015 में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा। आप क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आप इस आंसर पे आओगे कि यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की बात एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। हमने जस्ट बात किया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स की बात जो है नगोया में है। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड बात है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आपको जो है वो भी पढ़ना होगा एक बेसिक लेवल पे। ये जो आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पढ़ते हो, ये और कुछ नहीं, ब्रिटेन वुड मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के आपको तैयार करना होगा। ये 2015 में क्वेश्चन पूछी है। सवाल तो ये है कि 2015 में मॉन्ट्रियल इसका आंसर है, बट अगर आप देखोगे यूपीएससी ने 2025 में 2026 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस पे भी सवाल पूछा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इफ आई रिमेंबर 2025 में कि आईबीआरडी के बारे में बताओ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का 2015 में ही बेसिकली रेफरेंस है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप वर्ल्ड बैंक अच्छे से पढ़ोगे, आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो आप फिर बेसिकली आईबीआरडी के बारे में ढंग से पढ़ोगे। और आईबीआरडी के बारे में यूपीएससी ने 2025 के प्री में क्वेश्चन पूछ दिया। आपका एक होमवर्क है कि आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में कौन कौन सी बॉडी आती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में कौन कौन सी बॉडी आती है, इसके बारे में आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मूविंग अहेड, अब एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आपको ट्राई करना है। सम का क्वेश्चन, सर्टेन का क्वेश्चन, ये ऑल का क्वेश्चन, मैनी का क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करो। 5 सेकंड लेके आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन मशरूम आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर देयर थेरेपेटिक इफेक्ट्स। सम मशरूम हैव हेलोजेनिक एंड साइकोएक्टिव effect. Certain mushroom are used as natural insecticide. Some mushroom exhibit bioluminescence. अब सोचो एक सेकंड के लिए, सारे जगह लिखा है certain, some, that all of them are correct. All of them are correct. Because हाँ, कुछ मशरूम्स हो सकते हैं जिनके ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जा सके, जिनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स हुए। कुछ मशरूम होंगे जिनको बेसिकली साइको एक्टिव इफेक्ट या हेलोसिनेटिक बेसिकली इफेक्ट दे रहे हो। कुछ मशरूम होंगे जो इंसेक्टिसाइड दे रहे हो। कुछ मशरूम होंगे जो बायोल्यूमिनेसेंस कर रहे होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे चाहिए, इसके तो बहुत सारे फोटोज भी देखे होंगे आपने हर जगह, बायोल्यूमिनेसेंस वाले फोटोज बहुत फेमस होते हैं। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है, ऑल 4 आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार मैंने तो आज तक किसी मशरूम को जलते हुए नहीं देखा, लाइट झमकते हुए नहीं देखा, मैंने कोई मशरूम को बेसिकली मेडिसिन की तरह नहीं खाया, मैंने तो मशरूम की बस सब्जी बना के खाई है।
कोई मतलब बनता है? तो ये चीज है कि जस्ट बिकॉज आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर देखो सम, कुछ, सर्टेन, कुछ, सम, मतलब ये चीज समझना होगा। ऑल नहीं बोल रहा है, अगर ऑल बोल देता तो फिर ये गलत हो जाता। तो ये चीज समझना होगा आपको। जैसे अब यूपीएससी के लेवल पे आप देखो कि एक तो तरीका है आंसर निकालने का, बट द पॉइंट है कि सवाल ये चीज है कि आपको थोड़ा सा और कुछ पता होना चाहिए। तो देखो, आप देखो, बोल रहा है कि रेशी और शिताके कुछ ऐसे मशरूम हैं जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। फिर देखो फिसिसिबिलिन, ये भी मशरूम है जिसका साइको एक्टिव इफेक्ट है। बायोलुमिनेसेंट मशरूम में देखा जाए तो ओम्फाथलस ओम्फालोटस नाम का एक मशरूम है जिसका बायोलुमिनेसेंस मशरूम जो है वो दिखा रही है। सवाल ये है, मैं आपको कभी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इनके नाम याद करो। अगर आप आज के दिन नाम ये याद कर रहे हो, आप एक्चुअली कभी भी यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे थे। क्योंकि अगर आप ये सब नाम याद करो, यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी चीज याद रखने हैं, बट ये एटलीस्ट नहीं याद रखने कि कौन सा मशरूम में लाइट जल रहा है, कौन सा मशरूम अच्छा है। फिर तो बेसिकली आप वो शेफ ही बन जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना होगा कि हमें एग्जैक्टली किस लेवल पे अपने आपको जोक के रोकना है। हमें कभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम बेसिकली ये सब याद रखें, ये सब याद रखें। क्योंकि अगर हमसे ये एक्सपेक्ट करा है और अगर कोई मेंटर या कोई फैकल्टी आपको ये एक्सपेक्ट करा रही है कि आप ये सब याद रखो, तो आप सोचो कि कितना कुछ पढ़ना है। ऑप्शनल है, जीएस है, जीएस में इतने सब्जेक्ट्स हैं। हाउ कैन समवन लाइक आइंस्टीन भी आके इतना सारा याद नहीं रख सकता? तो आपको अपने आप एक लिमिट रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मूविंग अहेड, इफ यू कैन सी, यूपीएससी ने 2023 में इसी थीम से क्वेश्चन पूछी है। अगर आप ट्राई करो इस क्वेश्चन के राउंड में, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। टेक 5 सेकंड ऑफ टाइम। तो यू कैन सी अगेन इन चारों सेगमेंट में क्वेश्चन, पहले तो देखो इसको अंडरलाइन करना, क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट। सारे स्टेटमेंट में बोला है सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। आंसर इज ऑल 4। बट अगर इन्हीं चारों स्टेटमेंट में ऑल लिखा होता कि ऑल मशरूम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऑल मशरूम हैज साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी, गलत हो जाता। अगर यहां पे अगर मान लो नो मशरूम लिखा होता तब भी गलत हो जाता। तो ये चीज समझना होगा कि कैसे इंग्लिश की चीजें जो है वो आपको एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कह लो और स्मार्ट वर्क का तरीके से कैसे आपको आंसर पे पहुंच सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। टेक 5 सेकंड ऑफ टाइम एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन। सो एनवायरमेंट के थीम्स के हिसाब से अगर मैं जाऊं, तो बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से आप जस्ट जानोगे अभी रिसेंटली कोल डेजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को का जो मैप है, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके अंदर में अभी रिसेंटली कोल डेजर्ट को ऐड कर दिया गया है। आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये कोल डेजर्ट जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है वो बेसिकली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है इंडिया के, ठीक है। मूविंग अहेड, यू कैन सी व्हिच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला ए प्रोटेक्टेड एरिया प्रिजर्विंग ओनली द फ्लोरा ऑफ ए रीजन। बहुत नेव है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ फूल पत्ती देखेंगे, एनिमल का क्या। सेकंड, ए रीजन वेयर द कम्युनिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट आर कंजर्व्ड इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी। सेंसिबल लग रहा है। थर्ड पे आते हैं, एनी रीजन इनहेबिटेड बाय ह्यूमन विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थोड़ा नैरो लग रहा है, यहां पे एक जगह भी कंजर्वेशन की बात ही नहीं की। नाम है बायोस्फीयर रिजर्व और यहां पे कोई कंजर्वेशन नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। एक ज्योग्राफिकल एरिया कंटेनिंग ओनली इंडेंजर्ड एनिमल स्पेसीज। अब बताओ यहां पे फूल पत्ती की बात नहीं हो रही, वेयर इज फ्लोरा। सिर्फ एनिमल को बचाना बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव ही नहीं होना चाहिए। अब सोचो एक सेकंड के लिए, आपके दिमाग में इवन ये भी आना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ज्योग्राफिकल एरिया कंटेनिंग ओनली इंडेंजर्ड एनिमल स्पेसीज। आपने सुना होगा उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, तो फ्लावर तो फ्लोरा है ना भाई। तो डी स्टेटमेंट तो सबसे पहले हटा दूंगा ना मैं। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर इसका होगा बी, ए रीजन वेयर द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट आर कंजर्व्ड इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी। सस्टेनेबल, ये सब जो नए नए जो भारी भरकम शब्द है, इंटीग्रेटिंग, सस्टेनेबल, ये सब भारी भरकम शब्द आपको दिखाना चाहिए कि भाई आंसर इधर छुपा हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज होता है एनालिसिस के लेवल पे, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है
वो कैसे डिफरेंट है नेशनल पार्क से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये आपको मुझे बताना है। दूसरा ये बताना है कि यूनेस्को का जो मैप है, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर में इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बताना है। जस्ट मैंने बताया आपको कि लेटेस्ट जो एडिशन है बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को वाले में, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट पहले से था बायोस्फीयर रिजर्व बट उसको ऐड किया गया यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में। टेल मी कोल्ड डेजर्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं और यूनेस्को का मैप के अंदर में वो कितने हो गए हैं कोल्ड डेजर्ट के ऐड होने के बाद में, ये बताना है आपको बेयर मिनिमम। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन सी, यही चीज जो हमने एग्जैक्टली बात की है उसी का मेंशन है यहाँ पे। अगर आप देखते हो इसी थीम पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है इकोसिस्टम को बेस्ट आंसर या डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। अगर आप इसका आंसर ट्राई करो तो बताओ मुझे। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, that part of earth that is inhabited by living organism, a community of organism together with environment in which they live, the flora and fauna of a geographical region। so आप देख सकते हो the part of earth that is inhabited by living organism, उसको तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। आंसर इसका क्या होगा, डी, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, आंसर इज सी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको ये बेसिक इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी अभी हमको समझना क्या होगा इसके अंदर अराउंड में। देयर आर सम इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी जिसका स्टार्टिंग ही इको से होता है, जैसे सुना होगा इकोटोन, इकोसाइड, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। तो ये चीज जो है आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इकोटोन क्या होता है, इकोसाइड क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम से वो अलग क्या है। आंसर इज सी, इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपके लिए जो सीखने वाली चीज है, आपकी एनवायरमेंट की एनसीईआरटी की बुक में एक ग्लॉसरी वाली अपेंडिक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको एक एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी और उस टर्मिनोलॉजी को प्रिपेयर करना है आपको, ताकि एक्चुअली जो भी टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप बना सको, वो आप क्लैरिटी के साथ में कर सको कि हाँ ये टर्म क्या सिग्निफाई करता है, चाहे वो इकोटोन हो चाहे इकोलॉजी हो, ये बताने की बात है। जैसे आप ये भी बता सकते हो इकोटोन के अंदर में एक एज इफेक्ट भी होता है, सो आइडियली आप मुझे एज इफेक्ट के बारे में भी बताओ कि एज इफेक्ट क्या होता है। दीज आर द बेयर मिनिमम होमवर्क जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे को बताओ, ताकि एक्चुअली जब भी हम नेक्स्ट दोबारा मिले इस अपना QDNA वाले सीरीज में तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं जब भी ये एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू कराऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी मोस्ट वेबल थीम्स है उनके अराउंड में क्वेश्चन हो और जो भी स्टूडेंट इसको एकदम रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हैं उनको एग्जाम में डिसअपॉइंटमेंट नहीं, एक होप और ऑप्टिमिज्म के साथ वो अपने एग्जाम में प्रोसीड करें। इफ यू कैन सी ये क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन द वर्ल्ड इन द वाइल्ड, इसको ट्राई करना है आपको। अब ये इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। अब सवाल यहां पे क्या है, इसका आंसर तो ऐसे, इसका आंसर है गिर नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात। गुजरात में ही एकलौता एशियाटिक लायन जो है वो हमें मिलता है। अब सवाल यहां पे क्या आता है, सवाल ये आता है कि आपको लिटरली एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ना है, एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ना है, उसका IUCN स्टेटस जानना है कि IUCN स्टेटस क्या है। एक इसी के अराउंड में एक मलधारी कम्युनिटी है, मलधारी कम्युनिटी जो इसको कंजर्व करने का काम करती है, तो मलधारी कम्युनिटी के बारे में जानना है क्योंकि मैंने बताया कि ये गुजरात से रिलेटेड है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये तीन जो नाम है, चाहे वो बनरघट्टा नेशनल पार्क हो, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो या संजय गांधी नेशनल पार्क हो, इनके स्टेट्स बताने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग ये चीजें हमने ऑलरेडी आपसे पूछा है कि नेशनल पार्क का क्या रोल है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आइडिया आपको ऑलरेडी होनी चाहिए स्टैटिक में, हाउ नेशनल पार्क इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि बनरघट्टा नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये एक बेयर मिनिमम होमवर्क है, कभी भी आपसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकती है। 2021 में यूपीएससी ने ऑलरेडी ऐसा हरकत किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको ये पता होना चाहिए। इवन एशियाटिक लायन के बारे में पता करो कि एशियाटिक लायन का IUCN स्टेटस क्या है, और मलधारी कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना आपको बनता है। ये वही की कम्युनिटी है जो इसके कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों, अगर आप लिंक कर पाओगे, 2017 में एक थीम था दैट इज कि इफ यू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। आप इसको ट्राई करो,
तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है? इट इज द चंबल रिवर, इट इज द चंबल रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए। बट सवाल इतने पे खत्म नहीं होता। अगर आप पीवाईक्यू को आप ऐसा एनालाइज करो कि जस्ट भाई घड़ियाल है, चंबल है, रट लिया, काम खत्म, नो। आइडियली यू शुड नो कि भितरकनिका मैंग्रोव्स कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, बताएं मुझे कमेंट में। पुलिकट जो है वो कौन से स्टेट का लेक है? क्या ये फ्रेश वाटर लेक है? क्या पुलिकट लेक एक फ्रेश वाटर लेक है या वे ब्रैकिश वाटर लेक है? दीपर बोल कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? देख रहे हो आप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यूपीएससी फ्यूचर में क्वेश्चन इनके अराउंड बना सकती है कि भितरकनिका मैंग्रोव कहां मिलती है, पुलिकट लेक कहां पे है, दीपर बोल कहां पे है। तो ये पता होना चाहिए। इवन आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है, घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर। सो मगर का IUCN स्टेटस, मगर का IUCN स्टेटस, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का IUCN स्टेटस एंड घड़ियाल का IUCN स्टेटस आपको ये बताना है। आपको ये भी बताना है कि भितरकनिका मैंग्रोव्स कहां के लिए फेमस है पूरी दुनिया भर में। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी बताओ आप, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यूज द कमेंट सेक्शन फॉर लिटरली स्टडिंग, रिवाइजिंग, एनालाइजिंग। ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक कम्युनिटी बनानी है जो लिटरली पढ़ने वाली कम्युनिटी होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको ये बताना कि चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, पुलिकट लेक जो है वो बेसिक कौन से स्टेट से है, किस टाइप की लेक है ये, दीपर बोल कहां पे मिलेगा, ये कौन सा रामसर साइट है और ये कौन से स्टेट का रामसर साइट है, ये बताना है आपको। सो इन आवर दिस सीरीज ऑफ QDNA आपने देखा होगा कि हमने काफी थीम्स के अराउंड में बातें की हैं, हमने काफी लॉजिक्स की बातें की हैं। ये जो लॉजिक्स है वो और ज्यादा विथ टाइम जैसे जैसे मैं आपके साथ में QDNA की सीरीज लेके आऊंगा, मैं इस पे काफी डेलिब्रेट और इंट्रिकेसी जो भी होती हैं, आपको ये मत सोचना है कि ये जो क्वेश्चंस थे वो एग्जॉस्टिव नेचर के थे। आने वाले दिनों में क्वेश्चंस और आने वाले हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपका एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है इट विल बी लाइक टू वे कम्युनिटी। आपको यहां पे समझना है कि आप जो भी चीज सीख रहे हैं, आपको वो चीज है, जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क ही लेना है एकदम, और आपको ये इंप्रूवमेंट जो है वो एक क्लास में नहीं दिखेगा। इवेंचुअली आप 5-6 क्लास के बाद में आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ, इस एग्जाम के अराउंड में आपको ये चीज जो प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है, धीरे धीरे अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट कम होने लगेगा और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।